डीएस जुडिशियल एकेडमी समस्त लॉ क्षेत्र के विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, तैयारी करने वाले एपीपी छात्रों का स्वागत करती है। आपकी एपीओ की परीक्षाएं समाप्त हुई, उसकी आंसर की आ गई है। आंसर की आने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी होती है, यदि आपके 125 के आसपास अंक हैं, 125, 24, 23 से लेकर के 130 के बीच, मतलब 125 के रेंज में अगर आप हैं तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में माइनर एक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर माइनर एक्ट आप तैयार कर ले जाते हैं तो निश्चित है आपका इंटरव्यू मिल जाएगा। माइनर एक्ट के लिए आपको ध्यान देना है कि माइनर एक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका में इस परीक्षा में है और इसमें अगर चूक हुई तो अगली गलती फिर भरपाई नहीं हो पाएगी। माइनर एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, जिसके 5 एक्ट हैं। माइनर एक्ट में कुल 5 एक्ट आपके पास हैं, जिसमें पहला है आर्म्स एक्ट 1959, दूसरा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तीसरा है डाबरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, चौथा है SC/ST एक्ट 1989, पाँचवा है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और छठा है पॉक्सो एक्ट 2012। इन एक्टों के बारे में हम आपको बता दें, एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है। बैरक प्लस केस लॉ से ही इन एक्टों को आपको पढ़ना है। इस एक्ट की एक महीने की मतलब 30 से 35 दिन की एक क्लास हम आपको लेने जा रहे हैं, जिसकी एक नॉमिनल फीस ऑफलाइन क्लास की 3500 रुपये, ऑनलाइन क्लास की 4000 रुपये है, जो 35 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप करना चाहें तो इसको अटेंड कर लीजिए। ऑफलाइन की क्लास 22 फरवरी सुबह 10:15 से 11:30 तक चलेगी प्रतिदिन, और 30 से 35 दिन तक 5 एक्ट के नोट्स आपके बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर उन नोट्स को केवल आप पढ़िए और इस बात का हम वादा करते हैं, गारंटी देते हैं, सारे प्रश्न उसमें से आपको मिल जाएंगे। आइए उन्हीं प्रश्नों में से हम आपको कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे आर्म्स एक्ट में हम आपको इतना सहारा दे रहे हैं कि आप उन प्रश्नों को खुद बना सकते हैं और खुद उसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला आर्म्स एक्ट है। आर्म्स एक्ट अर्थात आयुध अधिनियम 1959, इसका पहला प्रश्न ले लीजिए। आयुधों या गोला बारूदों को आयात और निर्यात के लिए संबंधित नियमों को संक्षेप में बताइए। राइट ब्रीफली लॉ रिलेटिंग टू लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एनी आर्म्स और एम्यूनेशन। ये पहला क्वेश्चन आपके आर्म्स एक्ट का है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्यूनेटिव प्रोविजन फॉर ऑफेंसेज कमिटेड बाई कंपनी अंडर आर्म्स एक्ट 1959। आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा कारित अपराधों की दशा में दिए गए दांडिक प्रावधानों को बताइए। ये 2 क्वेश्चन आपके आर्म्स एक्ट के हम आपको अभी बता रहे हैं। आइए आपको बताते हैं द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। इसका पहला क्वेश्चन आप सुनिए। चूँकि काफ़ी छोटा एक्ट है, 7-8 धाराएं हैं, तो क्वेश्चन इसके कम बनेंगे। इनका क्वेश्चन सुनिए। द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, व्हाट पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोशन और फॉर मेकिंग और कीपिंग एक्सप्लोसिव विथ इंटेंड टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी। अर्थात विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को
जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है। 25 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। डॉवरी प्रोहिबिशन पर आइए, आप क्वेश्चन हम बताते हैं, आप पढ़ते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। व्हाट आर द नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट? क्रिटिकली कमेंट ऑफ द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. Why this act not completed their object even 59 years has been gone to make it? 59 वर्ष बीतने के बाद भी, डॉवरी एक्ट 1961 में बना, 59 वर्ष बीतने के बाद भी आज अपने दहेज, एक बार फिर से सुन लीजिए, दहेज परिच्छेद अधिनियम 1961 में वर्णित अपराधों की प्रकृति बताइए। यह अधिनियम 59 वर्ष बीतने के बाद भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। आपको बता दें, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के अगर 59 वर्ष बीत गया है फिर भी डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट अपने उद्देश्यों में क्यों नहीं सफल हुआ? अगर आप देखें तो संक्षेप में इतना ही है, दहेज को हम क्यों नहीं रोक पाए? इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर हम ये मान लें कि दहेज को जो हम धन लेते हैं, हमारी वो लड़की ही जो हम बहू ले आते हैं वही मेरा धन है, अर्थात बहू ही धन है, मान लें तो फिर दहेज खत्म हो सकता है। और अगर बहू ही धन है तो फिर हम दहेज क्यों लें? अर्थात दहेज की जगह हम बहू को ही संपत्ति माने और यह संपत्ति है मेरे परिवार को बहुत ही आगे ले जा सकती है। लेकिन हम दहेज के लालच में एक ऐसी भी शादियां कर लेते हैं हमारे परिवार को नष्ट कर देती है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, बेटी बहू को बराबर के दर्जा दिया जाना, ये सारे दहेज को कम कर सकते हैं। यही वो पूछ रहा है 59 ईयर में। अगला सवाल आप सुनिए। SC/ST एक्ट 1989 का जो चौथा एक्ट है। What are the rights of the victim and witnesses under SC/ST Act 1989? Explain it with relevant provision according to Act. SC/ST Act 1989 के अंतर्गत पीड़ित तथा साक्षियों के क्या अधिकार दिए गए हैं अथवा इन्हें क्या सुरक्षा दी गई है, संक्षेप में समझाइए। आइए अगला देखते हैं। 5वां एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। व्हेन एक्यूज्ड पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989। गिव योर आंसर विद रेलेवेंट प्रोविजन। 25 नंबर का है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कब अभियुक्त एक सक्षम साक्षी होगा? समुचित प्रावधानों सहित उत्तर दीजिए। ये 5वां एक्ट आपका है। 6वां एक्ट पॉक्सो एक्ट 2012, जिसमें है व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एनी रिपोर्ट फॉर एनी ऑफेंसेज अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। आल्सो राइट डिस्क्रिप्शन विच इज नेसेसरी इन दैट एप्लीकेशंस आर रिपोर्ट। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट कैसे की जाएगी, ऐसी रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, इसका वर्णन कीजिए। हम आपको ये 6 क्वेश्चन आपको देते हैं। इन 6 क्वेश्चनों को उत्तर आप नोट करिएगा। इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हम कल अपनी ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाएंगे, या जो अपना ऑनलाइन क्लास करते हैं ऑनलाइन क्लास करें। ऑनलाइन की फ़ीस 4000 और ऑफलाइन की फ़ीस 3500 रुपये है। इंटरनेट चार्ज 500। ऑनलाइन छात्रों को एक्स्ट्रा ही देना है, फीस दोनों की 3500 रुपये है। तो ये आपका संक्षिप्त वीडियो रहा, जिस पर हम समय समय पर आपको अगले वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के आंसर की चर्चा करेंगे। फिर अगले प्रश्नों को आपको हम बताएंगे। सभी APO के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ उन्हें कहा जाता है, निर्देशित किया जाता है DS जुडिशियल एकेडमी की तरफ से, अगर उनके 124 से 25 नंबर हों तो फिर वो तैयारी में लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।